जो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 21 बताने जा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि हमें यहाँ ये आव्यूह दिए हैं, मैट्रिसेस दिए हैं 5, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी दिए हैं, 5 मैट्रिसेस दिए हैं और ये इनकी कोटी है, यानी रेस्पेक्टिवली ये एक्स की कोटी जो है, एक्स का ऑर्डर 2/n है, वाई का ऑर्डर 3/k है और जेड का 2/p है और डब्ल्यू का n/3 है और पी का p/k है। तो इनकी ये ऑर्डर दिए यानी कोटियों के आव्यूह दिए हैं और हमसे क्या कह रहा है 21 में कि वो कह रहा है कि पी वाई यानी कि आव्यूह पी और आव्यूह वाई को हम प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे और डब्ल्यू और वाई की गुणा करेंगे, इन दोनों आव्यूह गुणा करेंगे, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे। पहले इनकी गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो वो कह रहा है कि इनके परिभाषित होने के लिए, तो परिभाषित ये पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित कब होगा, पहले इसका समझ लीजिए कि जब हमें इनसे एक निश्चित आव्यूह मिल जाएगा, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट से एक आव्यूह मिलेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट से एक आव्यूह मिलेगा और फिर जब हम उनको ऐड करेंगे तो फिर एक आव्यूह मिलेगा। तो वो आव्यूह एक निश्चित होना चाहिए, उसकी वैल्यू, उसका जो मान है, क्योंकि आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान तो होता नहीं, लेकिन जो आव्यूह हमें मिलेगा वो एक निश्चित आव्यूह के रूप में होना चाहिए, डेफिनेट मैट्रिक्स होना चाहिए। तो तब हम उसको कहते हैं परिभाषित, यानी कि डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, आप जो डिफाइंड को जानते ही हैं कि जैसे कि अगर कभी 1/0 आ जाए तो ये इनफाइनाइट होता है, तो ये डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, या 0 × 0 आ जाए तो डिफाइंड नहीं होता है, या 0 × अनंत आ जाए, या अनंत × अनंत आ जाए, अनंत × अनंत आ जाए तो ये भी डिफाइंड नहीं होता, अनंत माइनस अनंत आ जाए। तो हमें क्या चाहिए डिफाइंड होने के लिए कि पी वाई और डब्ल्यू वाई को जब हम ऐड करें तो एक ऐसा आव्यूह आए जो निश्चित रूप से, मतलब एक आव्यूह मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको, इसके 4 ऑप्शन दिए, k/3, k = 3, p = n, k कोई भी हो सकता है, स्वेच्छ है, p = 2, d में k = 2, p = 3 है और p स्वेच्छ है। p स्वेच्छ का मतलब क्या है कि p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू 3 होगी। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आव्यूह x की कोटि मैंने 2/n लिख ली, आव्यूह y की कोटि 3/k लिख ली, आव्यूह z की कोटि 2/p लिख ली, आव्यूह w की कोटि n/3 है और आव्यूह p की कोटि p/k है। ठीक है, अब ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, आव्यूह p तथा y का गुणन यानी कि प्रोडक्ट तभी संभव है। आप जानते हैं कि p और y का अगर हम प्रोडक्ट करें, दो आव्यूह की प्रोडक्ट करें, गुणन करें, तो संभव कब होगा कि जब आव्यूह p के जो कॉलम्स हैं उनका नंबर और आव्यूह y की जो पंक्तियां हैं उनका नंबर क्या हो, इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम उनका गुणन नहीं कर सकते। तो एक परिभाषित होने के लिए कह रहा है। तो आव्यूह p के स्तंभों की संख्या देखिए, तो आव्यूह p हमारा कहाँ है, ये, तो इसमें कितने स्तंभ हैं, k। ठीक है, और आव्यूह y में कितनी पंक्तियां हैं, 3। तो आव्यूह p के स्तंभों की संख्या k हो गई और आव्यूह y की पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 3, यानी कि k = 3 मिल गया हमें। अब देखो आंसर अपने a में, देखो a में k = 3 है, एक तो a में k = 3 है और इसमें k स्वेच्छ है, इसका मतलब b तो होगा नहीं। अब c में k = 3 है, तो यानी कि a और c में से कोई हो गया, d में तो k = 2 है, तो d तो होगा नहीं, यानी कि b और d तो नहीं होगा। आधा आंसर 50-50 का मामला हो गया है, या तो a होगा या c होगा। अब a और c के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब वो कह रहा है आव्यूह w और y का गुणन, यानी कि w और y की प्रोडक्ट तभी संभव है। आप जानते हैं कब संभव होगी, जब आव्यूह w के स्तंभों की संख्या और आव्यूह y के स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो w के देखिए आप स्तंभ कितने हैं, 3, और y के स्तंभ कितने हैं, y की पंक्तियाँ कितनी है, 3, y की पंक्तियाँ 3 और w के स्तंभ कितने, 3। तो ये भी कितना आ गया, 3 = 3। तो यह तो कोई, इससे तो कुछ मिला नहीं है यानी कि गुणन संभव है, यानी कि उनकी गुणन प्रोडक्ट संभव है। अब हमें क्या करना है कि जो हमें आव्यूह मिले पी वाई और डब्ल्यू वाई से, जब हम उनकी गुणा करेंगे तो पी वाई से एक आव्यूह मिलेगा गुणा होने के बाद, और डब्ल्यू वाई की गुणा होने के बाद एक और आव्यूह मिलेगा। तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, पी वाई से जो आव्यूह मिला और डब्ल्यू वाई से जो आव्यूह मिला, इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि ये दोनों आव्यूह ऐड कब होंगे, वो ये दोनों ऐड तब होंगे जब इन दोनों की कोटि यानी कि ऑर्डर समान होगा। तो देखते हैं पी वाई की कोटि क्या है। तो देखिए पी वाई की कोटि हम कैसे निकालते हैं, पी की पंक्तियाँ। तो पी की पंक्तियाँ क्या हैं, देखिए पी की पंक्तियाँ हैं ये, और वाई के स्तंभ के, यानी कि पी वाई की गुणा के बाद जो आव्यूह मिलेगा उसकी कोटि हो जाएगी पी वाई के। तो मैंने क्या लिखा, पी वाई के गुणन से प्राप्त आव्यूह की कोटि p/k।
पी वाई के गुणन से प्राप्त आयु कोटि पी बाय के। क्लियर। मैंने क्या लिख रखा है, पी तथा वाई के गुणन से प्राप्त आयु एवं डब्ल्यू तथा वाई के गुणन से प्राप्त आयु का योग तभी संभव है जब, कब संभव है, कि जब उन दोनों की कोटि समान होगी। तो पी वाई के गुणन से प्राप्त आयु कोटि पी के और डब्ल्यू वाई के गुणन से, अब डब्ल्यू और वाई का गुणन करेंगे तो डब्ल्यू की पंक्तियां एन और वाई का स्तंभ के, तो यानी कि ये हो गया एन बाय के। क्लियर। अब देखो, अब इनका योगफल कब संभव है, योग तभी संभव है, पॉसिबल कब है, कि जब ये पी वाई की कोटि से प्राप्त आयु कोटि और डब्ल्यू वाई से प्राप्त आयु कोटि, यानी कि पी वाई के गुणन से जो आयु में मिलेगा उसकी कोटि और डब्ल्यू वाई के गुणन से प्राप्त आयु कोटि एन बाई के, ये कैसी हो, बराबर हो। तो क्या है, ये पी बाई के बराबर एन बाई के। तो के की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो पी बाय 3 और एन बाय 3, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब पी और एन बराबर होंगे। तो इसलिए उनके परिभाषित होने के लिए, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए क्या आ गया, पी बराबर एन मिला, यानी कि दोनों की पंक्तियां बराबर होंगी, तभी तो उनका योगफल संभव होगा। तो पी बराबर एन मिला और हमें क्या मिला था पहले, के बराबर 3 और हमें क्या मिला था, के बराबर 3। तो हमारा कौन सा विकल्प ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो पी बाय 3, वो के बराबर है 3 और पी बराबर एन, पी बराबर एन, इसलिए विकल्प ए सही है। इसलिए विकल्प ए सही है, ए सही है। अब इसका आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट नहीं 22वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एन और पी बराबर है, तो आयु 7x माइनस 5z की कोटि कितनी होगी, यानी कि इन दोनों आयुओं को घटाने पर, अंतर करने पर, कांस्टेंट 7 से अगर मैं गुणा करूंगा x की तो इसकी कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 को अगर मैं आयु z से गुणा करता हूं तो इसकी कोटि में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, 7x माइनस 5z, तो यहाँ पर अगर हम इसकी कोटि पता करनी है हमें 7x माइनस 5z की, तो दोनों की ये अंतर कब होगा, जब दोनों की कोटि समान होगी। ठीक है, तो x की कोटि और z की कोटि, यानी कि x का ऑर्डर और z का ऑर्डर, तो x का ऑर्डर और z का ऑर्डर है क्या, जरा देख लो पीछे। तो x की जो कोटि है वो तो 2/n है और z की कोटि 2/p है, तो 2/n और 2/p, 2/n और 2/p। क्लियर। अब x और z का डिफरेंस कब होगा, जब ये दोनों कोटियां क्या होंगी, बराबर होंगी। 7x माइनस 5z का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर, तभी संभव है जब दोनों अवयवों की कोटि क्या हो, समान हो। दोनों अवयवों की कोटि क्या हो, समान हो। तो 2/n बराबर 2/p, तो 2/n बराबर 2/p। ठीक है, तो वो अंतर समान कब होगा, जब दोनों की कोटि समान हो, यानी कि इनसे जो, इनको अंतर करने पर जो अवयव मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी, जो इनकी कोटि, वही अंतर करने पर कोटि बदलती थोड़ा ना है, वही रहती है। तो यहाँ से हमें n बराबर क्या मिला, p मिला, क्योंकि 2 और 2 तो बराबर है, और n बराबर यहाँ से मिला p। तो इसका मतलब कि जो अवयव में मिलेगा 7x माइनस 5z से, 7x माइनस 5z से, यानी कि इनको अंतर करने से प्राप्त अवयव की जो कोटि होगी, या तो वो होगी 2/n या होगी 2/p, 2/n या 2/p, और n और p दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो विकल्प देख लीजिए,
तो ए p/2 ये तो होगी नहीं, क्योंकि 2/p होनी चाहिए थी। बी क्या है, 2/n, इसका मतलब ये वाली होगी 2/n, और n/3 भी नहीं है और p/n भी नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। तो क्लियर हो गया होगा आपको।